हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग वर्ल्ड 288 में। आज हम फिर से नए सीरीज़ के साथ आपके साथ जुड़े हैं। इस सीरीज़ में हम एडीओ और बीपीएससी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए है, जो कि एडीओ बल्कि बीपीएससी 72वीं प्रीलिम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। क्वेश्चन क्या है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीगुप्त, ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी हो जाएगा स्कंदगुप्त और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये 67 बीपीएससी प्रीलिम्स और री एग्ज़ाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। बिना वक्त गवाए फटाफट से क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन भारत का, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी हो जाएगा पुष्यमित्र, ऑप्शन सी हो जाएगा कनिष्क, ऑप्शन डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। 56 और 59 बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है ये। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी ऑप्शन डी हो जाएगा रामगुप्त। 53 55 बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी हो जाएगा कुमारगुप्त। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी हो जाएगा पाल। ये 43 बीपीएससी 1999 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुप्त। आइए इसका संक्षिप्त देख लेते हैं क्या कह रहा है। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे गए हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। नालंदा विश्वविद्यालय कब अस्तित्व में आया, तो गुप्त शासकों के समय में। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान में दिया था। किसने दान में दिया था, तो नालंदा को जो है बौद्ध विहार को दान में दिया था। किसने दिया था, कुमारगुप्त ने दिया था। बाद में बधुगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी हो जाएगा तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा रसायन विज्ञान। ये 42 बीपीएससी प्रीलिम्स 97 98 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। प्रसिद्ध किस लिए था, तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए ये प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। इसका संक्षिप्त देख लेते हैं।
यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। इसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेन सांग यहाँ आया था। इसकी अध्ययन के लिए कौन यहाँ आया था? तो हेन सांग यहाँ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए हेन सांग स्मारक, ऑप्शन बी महावीर का जन्म स्थान, ऑप्शन डी पाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी संग्रहालय। ये 48, 42 बीपीएससी प्रीलिम्स 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली अनुसंधान संस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हो जाएगा मुसलमान, ऑप्शन बी हो जाएगा कुषाण, ऑप्शन सी हो जाएगा सिथियंस, ऑप्शन डी हो जाएगा मुगल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मुसलमान। आइए इसका संक्षिप्त देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये कथन ए और कथन बी वाला है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नीचे दो वाक्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए क्या है? 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। और कारण क्या है? आर, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं। ए कहता है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यही हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए इसको फिर से देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, ये बात सही है। और कारण महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये भी सही है। लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, इसी कारण ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर कथन वाला आ गया क्वेश्चन। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। 2 हो जाएगा। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। यह उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त 1, ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी हो जाएगा रामगुप्त और ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीगुप्त, या ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 63 बीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा हुआ प्रश्न। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, ऑप्शन ए है 405 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी हो जाएगा 635 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 637 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 40 बीपीएससी प्रीलिम्स 1995 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर टिक कर लेते हैं। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका संक्षिप्त देख लेते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने 67 से 69 95 695 ईस्वी जब वह युवक था अपने 37 यानी कि 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया तथा वह अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी प्रतिहार युग, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी हो जाएगा सातवाहन युग। ये 47 बीपीएससी प्रीलिम्स 1995 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर इतना डीपली तो नहीं ही आता है, लेकिन अभी कल के क्वेश्चन के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत अलग ही क्वेश्चन है। हिस्ट्री का और जीएस का बहुत अलग क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन ले रही है। इसको आप एक बार एक नज़र देख लें, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा देखने में दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए कल्याण, ऑप्शन बी ताम्रलिप्त, ऑप्शन सी भड़ोच, ऑप्शन डी कैम्बे, ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कैम्बे और ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 65 बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 यानी कि 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? फिर से रिपीट कर देते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी प्रतिहार। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुप्त वंश ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुप्त वंश। 39 बीपीएससी प्रीलिम्स 1994 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका संक्षिप्त भी देख लेते हैं। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्राहिता को सौंप दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ये क्वेश्चन आ ही सकता है। अभी आप लोगों का एग्ज़ाम बाकी है एडीओ वाला, इसको एक नज़र ज़रूर देख ले। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन ए उपज का चौथा भाग, ऑप्शन बी उपज का छठा भाग, ऑप्शन सी उपज का 8वां भाग या ऑप्शन डी उपज का आधा भाग। ये 42 बीपीएससी 97-98 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उपज का छठा भाग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन 2 उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग हो जाएगा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो भूमि की राजस्व दर थी उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके संक्षिप्त भी है, इसका संक्षिप्त देख लेते हैं। गुप्त काल में जो लोग राज की भूमि पर कृषि करते थे, गुप्त काल में जो लोग
उस वक्त जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे यानी कि खेती करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग, उपज का छठा भाग यानी कि एक भाग से छठा भाग राजा को कर के रूप में, टैक्स के रूप में देना पड़ता था, जो प्रष्ठांश होता था, षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग अथवा उडक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भाग एवं उडक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? ऑप्शन ए हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि, ऑप्शन बी हो जाएगा सिंचित भूमि, ऑप्शन सी हो जाएगा घने जंगल वाली भूमि, या ऑप्शन डी जोती हुई भूमि, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बिना जुती हुई जंगली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए दोस्तों, हम लोगों के पास समय नहीं है और जो समय का कदर करता है उसे हर चीज़ हासिल हो जाती है, इसलिए समय का सम्मान करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में शीशों के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। गुप्त काल में शीशे की सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। गुप्त काल में शीशे की भी सिक्के बने हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सातवाहनों द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा शकों द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा कुषाणों द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा मौर्य द्वारा, या ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी सीडीपीओ प्रीलिम्स 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सातवाहनों द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सातवाहनों द्वारा। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। किसने किया था? तो सातवाहनों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? तो सातवाहनों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रस्थित का लेखक कौन था? प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्त का लेखक कौन था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी हरिशेन, ऑप्शन सी रविकृति, ऑप्शन डी शुद्रक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। बीपीएससी सीडीपीओ प्रीलिम्स 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है ये भी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हरिशेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हरिशेन हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस वंश के शासकों को पुराणों में श्रीवर्तीय कहा गया है? श्रीवर्तीय कहा गया है। ऑप्शन ए वाकाटक, ऑप्शन बी इक्ष्वाकु, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी खारबेल। ये 65 प्रीलिम्स री एग्ज़ाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इक्ष्वाकु हो गया, इक्ष्वाकु हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्पभूमि, ऑप्शन बी हो जाएगा राजवर्धन, ऑप्शन सी होगा आदित्यवर्धन, या ऑप्शन डी भाकरवर्धन। यह उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम प्रीलिम्स में 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड, पुष्पभूमि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है? कविवाण निवासी था। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र का, ऑप्शन बी थानेश्वर का, ऑप्शन सी भोजपुर का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 41 बीपीएससी प्रीलिम्स 1996 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका संक्षिप्त भी दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित परतिकुटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम
चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। बाणभट्ट के पिता का नाम क्या था? चित्रभानु, और इनकी माता का क्या नाम था? राजदेवी। इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 24 देख लेते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फिर से रिपीट कर देती हूँ। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी है हेनशांग, ऑप्शन सी है इत्सांग, ऑप्शन डी हो जाएगा तारानाथ। ये 56, 59 2015 में बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? ऑप्शन ए है अश्वथ जहाँ, ऑप्शन बी है भास्कर वर्मन, ऑप्शन सी हो जाएगा राजा दाहिर, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये एकदम लेटेस्ट है। 17 बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। 1 साल पहले का प्रश्न है दोस्तों। तो इसे देखना ज़रूर भूलें नहीं, इसे देखें ही ये सीरीज़ को। ये सीरीज़ आपकी हो सकता है ये मदद करे, इसलिए मैं ये सीरीज़ बना रही हूँ आपके एग्ज़ाम से पहले। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भास्कर वर्मन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भास्कर वर्मन। इसका संक्षिप्त भी देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में हर्ष के समय पर भास्कर वर्मन ने असम पर शासन किया था। भास्कर वर्मन कामरूप असम का अंतिम शासक था। कामरूप असम का अंतिम शासक कौन था? तो भास्कर वर्मन था। नेक्स्ट देख लेते हैं 26। हेनशांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ऑप्शन ई वाराणसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कांची। ये 41 बीपीएससी प्रीलिम्स 1996 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मथुरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मथुरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मथुरा। इसका संक्षिप्त भी देख लेते हैं हम लोग। चीनी यात्री हेनशांग हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के समय में भारत आया था। कब आया था हेनशांग? 606 से 647 ईसा पूर्व के समय भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन बन सकता है, उस समय किस चीज़ का उद्योग था? तो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हेनशांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार था। वहाँ का व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया था। यहाँ के निवासी अधिकांश व्यापारी थे। यहाँ के जो निवासी थे वो अधिकांश व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इस काल में अतिथि दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक, ऑप्शन बी हो जाएगा हर्ष। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं 28। चीनी यात्री हेनशांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था?
चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा तक्षशिला, ऑप्शन बी हो जाएगा विक्रमशिला, ऑप्शन सी हो जाएगा मगध और ऑप्शन डी हो जाएगा नालंदा। 46 बीपीएससी प्रीलिम्स 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये आपके एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है। अगर फ्रेंड्स आपका कोई भी क्वेश्चन मेरे सीरीज़ से आपको अगर आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपका लड़ा है। 28 का हम लोग आंसर देख लेते हैं। 28 का आंसर क्या है? 28 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नालंदा। नालंदा हो जाएगा। इसका संक्षिप्त भी देख लेते हैं। 637 ईस्वी में हेन सांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। कब गया? तो 637 ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय गया था। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुँचा। पहली यात्रा के दूसरे दौर में हेनसांग पुनः नालंदा आया और वहाँ उसने व्याख्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 गुप्त वाकाटक युग के तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? फिर से रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। गुप्त वाकाटक युग के तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? नेक्स्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या है 29 का? ऑप्शन ए हो जाएगा वैशिक, ऑप्शन बी हो जाएगा सीमांसा, ऑप्शन सी हो जाएगा न्याय, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वैशिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वैशिक हो जाएगा। इसका संक्षिप्त भी दिया हुआ, आइए देख लेते हैं। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन स्कूल का विकास हुआ। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम हैं। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान वैध या अवैध हो सकता है। वैध ज्ञान को प्राप्त और अवैध ज्ञान को अपरभा कहा जाता है। दोस्तों, अगर इसी तरीके का सीरीज़ आप और आगे देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें किस तरह का सीरीज़ आपको चाहिए, किस एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए। इसी के साथ अगर आपको मेरा सीरीज़ अच्छा लगा हो और अगर आप आगे देखना चाहते हैं ये सीरीज़ अपने एग्ज़ाम से पहले तक, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपका एक भी सीरीज़ छूटे नहीं। इसके लिए धन्यवाद।